नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री वीडियो नंबर 4 में। और इस 4 नंबर वीडियो में हम बात करेंगे पाषाण काल के शेष बचे हुए कुछ संदर्भ की। पाषाण काल के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली। पूरा पाषाण काल को 3 विभाजन में हमने पढ़ लिया और उसके बाद हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में विभिन्न जानकारियां यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, पाषाण काल के बारे में जहां हमने बात को छोड़ा था वहां पे हम पढ़े थे कि उच्च पुरा पाषाण काल में होमोसेपियंस मनुष्य प्रथम बार दिखाई देता है। वो बुद्धिमान मानव जिसने वर्तमान सभ्यता संस्कृति को विकसित करने का प्रयास किया है। इस उच्च पुरा पाषाण काल में हमें चित्रकला के प्रारंभिक प्रमाण मिल गए और कुछ स्थानों से हमें उसकी मूर्ति कला के प्रमाण भी मिल गए। और यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि बिलासुरग्राम एक स्थान है, कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश। यहां से चूल्हे के प्रमाण भी प्राप्त हुए। आपको ध्यान रखना, प्राचीनतम चूल्हे के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए तो बिलासुरग्राम, कर्नूल, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए। और यही इस बात को हम कॉमन कर लेते हैं कि कर्नूल आंध्र प्रदेश से ही अग्नि के उपयोग के प्राचीनतम प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है कि अग्नि के उपयोग के प्राचीनतम प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से मिले हैं? कर्नूल आंध्र प्रदेश से। हम कर्नूल जिला है आंध्र प्रदेश में, वहां से प्राप्त हुए। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और इस बातचीत में हम शामिल करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, जिसका नाम एक बार इंग्लिश में पूछा गया था मेसोलिथिक एज। और इस मेसोलिथिक एज में क्या सुधार किए मनुष्य ने, हम बात कर चुके हैं इसके संक्षेप में। पशुपालन की शुरुआत हो गई। पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण हमें बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं। और यहाँ से हमें जो उपकरण प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल के, वो सभी उपकरण मुख्यतः माइक्रोलिथिक है। माइक्रोलिथिक कहने से क्या अभिप्राय है? ये सूक्ष्म उपकरण है, 1 से 5, 8 सेमी तक के उपकरण हैं। और इन उपकरणों को बनाने में काफी सूक्ष्मता भी है, मतलब बहुत सुंदर सुगढ़ बनाए गए हैं, अच्छे बनाए गए हैं। तो माइक्रोलिथिक उपकरणों का काल कौन सा कहलाता है? तो मध्य पाषाण काल कहलाता है। इस मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने सबसे ज्यादा शैल चित्र विकसित किए। शैल चित्र कहने से अभिप्राय क्या है कि अब आपको भीमबेटका जैसी गुफाओं में कई स्थानों पर, भीमबेटका मुख्य स्थल है इसलिए उसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा चित्र भीमबेटका में मिले हैं मध्य प्रदेश में। भीमबेटका जैसी गुफाओं में आपको जो गुफाओं की दीवारें हैं, जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों पर आपको बहुत सारे चित्र मिलते हैं और इन चित्रों से हमें विस्तृत जानकारियां प्राप्त होती है। इन चित्रों के माध्यम से हमें ये भी लगता है कि जिस तरह से आज की तारीख में हम कहते हैं कि भाई पुरुष कमाने के लिए जा रहे हैं, हालांकि आज तो महिलाएं भी किसी कार्य में पीछे नहीं, फिर भी यदि पुरुष कमाने जा रहे हैं और महिलाएं घर का कामकाज कर रही हैं, तो इसको अगर आपको प्राचीनतम संदर्भ देखना हो तो आपको यहाँ पर भीमबेटका की गुफाओं में इस संदर्भ की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह के चित्र वहां मिलते हैं जहां महिलाएं घर का काम करते हुए दिखाई दे रही हैं, पुरुष बाहर खेती करते हुए या खेती से पहले पशुपालन संदर्भ जो काम है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चारा लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस तरह के काम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका की गुफाओं से ही हमें गणेश की प्राचीनतम चित्रांकन स्थिति मिलती है, जिन्हें हम पूछते हैं गणपति गणेश। उनकी प्रारंभिक चित्रांकन की स्थिति भी हमें कहां से मिलती है? भीमबेटका से। और आपको बताएं, विष्णु के एक और अवतार के रूप में या यूं कहिए एक वराह के रूप में भी हमें यहाँ पर चित्रांकन मिलता है। एक वराह का चित्र है, कुंवर का चित्र है, जिसके मुख अलग है, अलग पशु से, नाक अलग पशु से, इस तरह से मतलब बहुत सारे पशुओं का एक सम्मिलित रूप और मूलतः वराह का चित्रांकन आपको यहाँ से भीमबेटका से प्राप्त होता है।
आपको पता है भीमबेटका के अलावा इस तरह के शैल चित्र काफी जगह से मिले हैं, मध्य प्रदेश में भी अन्य स्थानों से भी मिले हैं, और एजुथु गुफाएं हैं केरल में, यहाँ से भी आपको इस तरह का चित्रांकन प्राप्त हो जाता है। एजुथु गुफाएं केरल में है, यहाँ से भी शैल चित्र आपको मिल गए हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि शैल चित्रों से हमें, जहाँ शैल चित्र आरंभ हो गए वहां से हमें संस्कृति के बारे में अधिक जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। चित्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किन किन पशुओं से परिचित हो गए, किस तरह का जीवन यापन हो गया। तो जहां तक संभव है, अगर लिपि के अभाव में शैल चित्र मिले हैं तो उससे हमें बहुत सारी जानकारियां यहाँ से प्राप्त हो जाती है। हमने डिस्कस किया था कि मध्य पाषाण काल की खोज का श्रेय श्री कार्लाइल को दिया जाता है, और कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से ये प्रमाण शुरू में प्राप्त किए। और यदि आप विंध्य क्षेत्र का मतलब मान के चलेंगे कि मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र हो सकता है, तो आपको इसके प्रमाण भी मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इसके मुख्य क्षेत्र रहे हैं जहां से आपको इस तरह की जानकारियां मिलती है। चलिए, माइक्रोलिथिक उपकरणों की बात को हमने शुरू किया था। माइक्रोलिथिक उपकरणों में आपको बताएं, यहाँ जो उपकरण आपको प्राप्त हुए हैं वो ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित है। ये निश्चित होता है कि जो पहले से चल रहे उपकरण होते हैं, हथियार होते हैं, वो तो रहते ही है, परंतु जो नए उपकरण आए वो किस तरह के हैं, वो ज्यामितीय आकृति। आपको यहाँ पर त्रिभुजाकार, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इस तरह के बहुत सारे ज्यामितीय आकृतियों के उपकरण, हथियार देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये किस काल की देन है, तो ये मध्य पाषाण काल की देन है। और यहाँ पर मैं बहुत महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर जोड़ने जा रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रक्षेपास्त्र हैं, प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है फेंक कर काम में लिए जाने वाले हथियार, अर्थात जैसे धनुष बाण की हम बात करते हैं, तीर कमान की हम बात करते हैं, तो उसकी भी शुरुआत का काल कौन सा है, मध्य पाषाण काल। तो यहाँ पर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप एक तीर की बेसिक स्थिति जो आज तक हमने देखा है वो देखेंगे तो ये ज्यामितीय आकृति ही है। ये त्रिभुज है या ये आयताकार है, तो इस तरह से आप ज्यामितीय आकृति से इसे अटैच कर सकते हैं। ये ज्यामितीय आकृति और तीर कमान की प्रारंभिक अवस्थाएं कौन सी हैं, तो मध्य पाषाण काल यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। अब मध्य पाषाण काल के अन्य स्थलों के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं, जिससे हमें इस काल की बहुत जानकारियां प्राप्त हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां से हमें मध्य पाषाण काल के संबंध में विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण स्थल है सराय नाहर राय, इसी तरह से स्थल है महदहा, इसी तरह से स्थल है दमदमा। ये मुख्य क्षेत्र हैं जहां से हमें बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। तो सराय नाहर राय के बारे में पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बताया था कि सराय नाहर राय इस तरह का स्थल है जहां से प्रथम आक्रमण के प्रमाण प्राप्त हुए। अगर हम ये देखें कि भारतीय उपमहाद्वीप में हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हुए बहुत पीछे तक चले जाएं, तो आपको प्रारंभिक आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो सराय नाहर राय से प्राप्त होती है। और यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ एक ऐसा कंकाल भी मिला है जिसकी पसलियों में या जिसके शरीर में तीर का घाव लगा था, तीर लगा है और वो मिला है, तो इसका मतलब ये आक्रमण की पुष्टि भी है और कहीं ना कहीं तीर कमान के उपयोग का ये प्रमाण भी यहाँ पर सिद्ध होता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ एक कब्र में 4 कंकाल मिले, एक ही कब्र में 4 कंकाल के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त, पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, तो हमें ध्यान रखना है ये कहां से मिला है, सराय नाहर राय से मिला है, उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्थल की बात करते हैं महदहा। महदहा के बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि एक ऐसा स्थल है जहां से युग्म शवाधान प्राप्त हुआ है। युग्म शवाधान कहने से अभिप्राय क्या है, यहाँ पुरुष के साथ महिला को भी दफनाया गया। अब बहुत हम डेप्थ में जाए, इतिहासकार बहुत डिस्कस करते हैं इन चीजों को कि संभवतः ये सती प्रथा के प्राचीनतम प्रमाण हो, पुरुष के बाद महिला या महिला के बाद पुरुष को दफनाने की कोई स्थिति है, तो कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में जब तक सह प्रमाण नहीं मिलता है तब तक हम केवल इसे युग्म शवाधान ही मानेंगे कि पहले एक की मृत्यु हो गई फिर दूसरे को भी वहीं दफना दिया गया। तो ये वाली चीज हमें कहाँ से प्राप्त होती है, महदहा से प्राप्त होती है।
दमदमा बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। इसमें क्या मिला है हमें, एक तो हमें त्रिमानव समाधि मिली है। ये प्रश्न नेट में भी संभवतः पूछा जा चुका है। त्रिमानव समाधि हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? 3 मनुष्यों की एक ही समाधि है और वो कहाँ से प्राप्त हुई है? दमदमा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ पर एक लॉकेट मिला है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हाथी दांत की एक लटकन मिली है या एक लॉकेट मिला है जो बहुत फेमस है। इसका भी प्रश्न हमसे पूछा जा चुका है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि दमदमा से हमें इस तरह के प्रमाण प्राप्त हुए। तो सराय नहर राय से पहला आक्रमण, आपको ध्यान रखना है जब आक्रमण है तो इसका मतलब तीर लगा है और बहुत लोग मरे हैं, तो 4-4 कंकाल आपको एक साथ देखने को मिलते हैं। महधाम में आपको युग्म शवाधान मिलता है और दमदमा में त्रिमानव समाधि के अलावा हाथी दांत का लॉकेट प्राप्त होता है, लटकन प्राप्त होती है। तो ये सारे के सारे प्रमाण कहीं ना कहीं हमें लेकर चलते हैं मध्य पाषाण काल की विशेषताओं की ओर, और हम देखते हैं कि मानव का जो संदर्भ है वो धीरे धीरे आगे की तरफ विकास के क्रम में वह आगे की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। चलिए इसके आगे की बातचीत कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रारंभिक तौर पर, हालांकि निम्न पुरा पाषाण काल से ही निवास के प्रारंभिक अवशेष मिल जाते हैं, तो मध्य पाषाण काल में भी हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ स्थानों से आवास के, मनुष्य के आवास के प्रारंभिक स्थल प्राप्त हुए हैं। परंतु एक स्थायी निवास की जो बात हम करेंगे कि स्थायी निवास कब से शुरू हुआ, तो उसके लिए हमें नवपाषाण काल को ही आधार बनाकर बात करनी होगी। चलिए अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो बागोर की खोज कई बार पूछ ली जाती है कि बागोर की खोज किसने की है, तो यहाँ पर पीवी मिश्रा ने की है। और एक भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज वीएस वाकणकर ने की है। इनका नाम आपको वीएन मिश्रा और वीएस वाकणकर, बागोर की खोज वीएन मिश्रा और भीमबेटका की खोज वीएस वाकणकर ने की है, तो ये भी आपको अपनी जानकारियों में जोड़ लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और इतिहास के एक और युग को या प्राग इतिहास के एक और युग को देखते हैं, जो हमारे पास है नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल के बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया। मेहरगढ़ से हमें इस बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। फिर लहुरा देव की बात की हमने, उसके अलावा हमने ये बताया आपको कि कोल्डी हवा से धान के उत्पादन के प्रमाण हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो नवपाषाण काल को गार्डन चाइल्ड ने अन्न उत्पादक संस्कृति के नाम से बुलाया है, अन्न उत्पादक संस्कृति। और इसकी जो खोज है लेवे सूरियर ने की। इसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, कहां से किया, इनको पहले प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं, तो टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में, इसका आपको ध्यान रखना है। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से हमें कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे, हालांकि अब नई खोजों के बाद हम कह रहे हैं कि लहुरा देव में मिले हैं, तो मेहरगढ़ का नाम पहले से प्रसिद्ध रहा है। आपको बता दें कि भैंस के पालन के प्रमाण भी, प्राचीनतम प्रमाण भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ये बहुत नवपाषाणिक कालीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं हम यहाँ पर गुर्जहोम की। गुर्जहोम में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। यही बात को एडिट करते हैं कि मेहरगढ़ में मनुष्य के साथ बकरे को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण यदि कहेंगे तो गुर्जहोम में, गुर्जहोम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और यदि हम बात करेंगे कि मनुष्य के साथ बकरे को या बकरे के साथ मनुष्य को, मालिक को दफनाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। इसके अलावा हम बात करते हैं गुर्जहोम और गुफकराल की, जिसके बारे में संक्षेप में पहले भी बता चुके हैं हम कि यहाँ से गर्त आवास प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास कहने का मतलब क्या है
कि कश्मीर में बहुत बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो वहां पर मनुष्य जमीन के ऊपर ना रहकर बर्फ के नीचे रहने में ज्यादा सहूलियत रहती है, आसान रहता है। तो ये गर्द आवास के प्रमाण हमें बुर्ज-होम और गुफ्तराल से प्राप्त हुए। इसके अलावा चिरांद बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा, आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा अस्थि उपकरण इस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, चिरांद बिहार में प्राप्त हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनके बारे में हम पहले भी बहुत संक्षेप में डिस्कशन कर चुके हैं। नवपाषाण काल के उपकरणों के बारे में, और उपकरणों पे आपको ध्यान रखना है कि इस समय पॉलिश वाले उपकरण मुख्यतः अस्तित्व में, पॉलिश वाले उपकरण अस्तित्व में आए और बहुत सुंदर, पहले की तुलना में बहुत सुंदर उपकरण इस समय बनाए जाने लगे। तो ये नवपाषाण काल के बारे में मुख्य जानकारियां हैं। इसी के साथ हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं दक्षिण भारत के बारे में भी, और दक्षिण भारत में इस समय तक कितना विकास हो पाया उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, दक्षिण भारत में इस समय जो मुख्य बात मिलती है, एक तो राख के टीले प्राप्त होते हैं, भस्म टीले के नाम से भी हमें जाना। इस बात को मैं और ज्यादा स्पष्ट कर दूं आपको कि जिस समय उत्तर भारत में कृषि आरंभ हो गई नवपाषाण काल में, दक्षिण भारत उस समय केवल पशुपालन के स्तर पर था, और कृषि करते हुए लगभग 1000 साल का समय निकल गया। उसके बाद दक्षिण भारत में कृषि की शुरुआत हुई है। तो इसका मतलब दक्षिण भारत इस क्षेत्र में पीछे रहा है। परंतु एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि उत्तर भारत में जहाँ बात करते हैं, यहाँ पर जब कृषि है तो दक्षिण में क्या है, उस समय पशुपालन है। फिर यहाँ पर कृषि कंटिन्यू है और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ताम्रपाषाण काल आ गया, यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो गई। परंतु इसके बाद का जो समय है दक्षिण भारत में, जहाँ उत्तर भारत में ताम्रपाषाण युग की बात करते हैं, अर्थात हमने तांबे का इस्तेमाल शुरू कर दिया, कांसे का उपयोग शुरू कर दिया, उस समय दक्षिण भारत लौह युगीन सभ्यता हो गया। अर्थात वहां पर तांबे के स्थान पर सीधे ही लौह के प्रमाण प्राप्त होते हैं, लौह के उपयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ये कंपैरिजन आपको यहाँ पर डिसाइड कर लेना है। हम बात कर रहे हैं नवपाषाण काल में दक्षिण भारत की स्थिति क्या है। तो मुख्य रूप से क्या होता था, तो पशुपालन होता था, और पशुपालन से संबंधित ही भस्म टीले प्राप्त होते। भस्म टीले कहने से अभिप्राय क्या है कि पशुओं का बाड़ा बनाया जाता था जिसमें पशुओं को रखा जाता था, और उसी के अंदर उनका गोबर आदि जो भी है वो वहां पर इकट्ठा होता था, और वर्ष के अंत में उसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता था। अब यहाँ पर दो मान्यताएं स्वीकार की जाती है। एक तो ये मान लिया जाता है कि वो उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और चले जाते थे, तो पहले वाले स्थान को अग्नि को समर्पित करके चले जाते थे, और दूसरा ये माना जाता है कि इसे कहीं ना कहीं धार्मिक स्वरूप से जोड़ा गया है कि कहीं कोई ऐसी शक्ति है, दैवीय शक्ति है जो पशुओं के रक्षक के रूप में है, और यदि हम इस बाड़े को अग्नि को समर्पित करके जाते हैं तो बाद में इसका फल मिलेगा, पॉजिटिव चला जाएगा, पशु दूध देते रहेंगे, महामारी नहीं फैलेगी। इस तरह की कुछ मान्यताएं देखने को मिलती है, अनुमान लगाया जाता है। तो ये राख के टीले दक्षिण भारत में मुख्य रूप से प्राप्त हुए। अब कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको पता है कर्नाटक इसका मुख्य क्षेत्र माना गया है। कर्नाटक में संगनकल्लू स्थान है, बुधिहाल है, इसके अलावा पिपलीहल है, ब्रह्मगिरी है। ये प्रमुख स्थल हैं जो कर्नाटक से हमें प्राप्त हुए और जहां से हमें राख के टीले प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो पुष्कर एक महत्वपूर्ण स्थल है, या मैं ये कहूँ कि सबसे पहला स्थल है जहां पर राख के टीले की खोज की गई। श्री बोल्ड हुए हैं, पूरा नाम है इनका टीजे बोल्ड। इन्होंने सबसे पहले इन भस्म टीलों की खोज की। इसके अलावा बात करें कि कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश में भी हमें प्राप्त हुए हैं। उत्तनूर है, पलवाय है, उत्तनूर पलवाय ये जो क्षेत्र हैं ये हमें दक्षिण भारत से, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो इन स्थलों से भी हमें राख के टीले मुख्य रूप से मिले हैं, और यहाँ पशुपालन प्रधानता की स्थिति में था। अभी
हम कहें कि नव पाषाणकालीन कौन कौन से राग के टीलों के स्थल मिले, तो इन सब का हम जिक्र वहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ दक्षिण भारत का थोड़ा सा डिस्कशन इस मुद्दे पर भी किया जाना चाहिए कि वहाँ महापाषाणिक संस्कृति अस्तित्व में आई। महापाषाणिक संस्कृति, महापाषाणिक संस्कृति को छोटा सा संदर्भ है, इसलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बारे में। महापाषाणिक संस्कृति कहने से अभिप्राय ये है कि एक जहाँ लौह युग शुरू हो जाता है, दक्षिण भारत में जहाँ लौह युग की शुरुआत हो जाती है, वहां पर जो शवाधान मिलते हैं उनमें शव के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखने की परंपरा देखने को मिलती है। या तो पत्थर रखा हुआ मिलेगा आपको, या फिर वो एक मकबरा टाइप बनाया जाएगा, जैसे 4 स्तंभ खड़े किए जाएंगे थोड़ी सी हाइट पर, नीचे कब्रों की, उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर स्थापित किया जाएगा और इस बड़े पत्थर को ही महापाषाण कहा जाता है। इस बड़े पत्थर को ही महापाषाण कहा जाता है और इस वजह से इसे महापाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि श्री कृष्णा स्वामी जी है, इन्होंने खोज की है। महापाषाणिक संस्कृति की मुख्य खोजों का श्रेय कृष्णा स्वामी जी को दिया जाता है और दक्षिण भारत इनका मुख्य स्थल है। हालांकि उत्तर भारत में भी कुछ महापाषाणिक संस्कृति के स्थल हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सारी जानकारियां हमको संक्षेप में यहाँ पर समाहित कर लेनी है और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बाद हम पाषाण काल की इस बातचीत को समाप्त कर लेंगे। एक तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले शैल चित्रों की खोज, शैल चित्र का अभिप्राय आपको बताया गया, शिलाओं पर जो चित्र हैं उनकी खोज कहाँ की गई, तो आपको बताया मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में की गई। इसके अलावा यदि आपसे कहा जाए सबसे प्राचीन मानव के प्रमाण हमें भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से हुए हैं, तो आपको पता है 1982 में अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी में हथनोरा नामक स्थान से एक मनुष्य की खोपड़ी प्राप्त की और ये प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। और ये जो मनुष्य है ये होमो इरेक्टस मानव है। इस तरह के कंकाल की हमें प्राप्ति हुई है। नई खोजों की बात कर लेते हैं। 2001 में पी राजेंद्रन जो केरल विश्वविद्यालय से संबंधित थे, इन्होंने तमिलनाडु में कोदई नामक स्थान पर एक शिशु कपाल प्राप्त किया है और ये शिशु कपाल जो है ये आपको बताएं अश्मित है। अश्मित का मतलब है कि यह पत्थर से ढका हुआ है, कवर्ड है, पत्थरों के बीच में है, तो इसलिए अश्मित कपाल की प्राप्ति पी राजेंद्रन ने कहाँ से प्राप्त किया, इसे ओदे से प्राप्त किया। ओदे कहाँ पर है, तमिलनाडु। तो इस तरह की जानकारी भी हमें यहाँ पर समाहित कर लेनी है। अब अपने पाषाण काल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर संग्रहित कर ली होंगी। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ यहाँ नया मिला होगा या जो पहले से आपने पढ़ रखा होगा वो आपका एक सिस्टमेटिक हो चला होगा। इसी तरह से आपको लगातार जानकारियों को इकट्ठा करना है और अपनी बुक से भी कंसल्ट करना है। जरूरी नहीं है कि हम वीडियो में जो बात कर रहे हैं उसके अलावा कुछ है नहीं। इतिहास है, अंतहीन विषय है। आप क्या करेंगे, यहाँ से जो जानकारी आपको मिलेगी उसी के साथ आप अपनी टेक्स्ट बुक जो भी है, आपकी नोट्स हैं, बुक्स हैं, उनसे भी आप कंसल्ट करते हुए चीज़ों को जोड़ते हुए, क्योंकि नई नई खोजें भी होती रहती हैं। इतिहास अंतहीन विषय है, तो आप उसके साथ जुड़े रहें और यहाँ से आप एक सिस्टमेटिक वे में जो भी जानकारियाँ मिले उसे आप अपने को आत्मसात करते चलें और सफलताएं प्राप्त करें। तो ये आज हमने बात की वीडियो नंबर 4 में